अगर आप x इक्वल टू 3t लिख देते हैं तो वेलोसिटी क्या बनती है t, और एक्सेलरेशन क्या बनता है 0। ठीक है, दैट मीन्स ये कैसा मोशन हो गया, यूनिफॉर्म। इसीलिए मैं सब बच्चों को बोलता हूँ कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि जैसे टी की पावर जो होती है ना, वो देखते ही पता चल जाता है कि किस टाइप का मोशन है। टी की पावर 1 है तो यानी यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 आ जाने वाला है। और अगर x इज इक्वल टू 3t² है, सपोज t² आ गया, तो पहले v क्या बनेगा 60, फिर a क्या बनेगा 6। तो जब भी t² की टर्म आएगी तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बनेगा, और ये बनेगा यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे ऐसे वाली चीज बोल रहा था कि आपको क्लियर होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो अब मैंने इस क्वेश्चन में देख लिया कि ये सिर्फ नेचर जानना चाहता है, ये सिर्फ ये देखना चाहता है कि नेचर क्या है। तो नेचर के पॉइंट ऑफ से t² के अगर x प्रोपोर्शनल है तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, जिससे कि मैं इसको बड़ी आसानी से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 40th question. 40th question is its position at any instant is given by, particle straight line में चल रहा है and position is given by 32t minus 8t cube by 4. ये where x is in meter, t is in second. Find the acceleration of the particle at the instant when particle is at rest. हमें ध्यान से सुनना, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है तब जब पार्टिकल रेस्ट पे है। रेस्ट का मतलब होता है वेलोसिटी शुड बिकम 0। जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तब एक्सेलरेशन कितना होगा। तो ठीक है, इसका पहला डिफरेंशिएशन करके v निकाल लेते हैं। 32 माइनस, अच्छा इस क्वेश्चन में ना कुछ प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन ठीक नहीं है भाई, इसका आंसर मैच नहीं करेगा आपका। कारण क्या, देखो 8/4 तो कोई लिख के देगा ही नहीं ना, 8/4 से तो 2 बन जाता है। यहाँ कुछ है दिक्कत, बट फिर भी चलो मैं सॉल्व जरूर करवा देता हूँ आपको कैसे करना है। इसका डिफरेंशिएशन 32 माइनस 3 2 6t², ये बन गई वेलोसिटी। अब यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी को 0 पुट कर दूं, वेलोसिटी को 0 पुट कर दूं, तो देखिए क्या होगा, 6t² बन जाएगा 32। ठीक है ना, तो दैट विल गिव यू t² इज इक्वल टू 32/6, अप्रोक्सीमेटली कितना बन जाएगा। हाँ, ये इसीलिए सॉल्विंग में प्रॉब्लम आ रही है, ये डाटा ही ठीक नहीं है। 2 3 एंड 2 16, 16/3 आ गया t²। तो यहाँ से t सॉल्व करने जाऊंगा तो √16/3 आ गया। मैं एक बार दोबारा देख लूँ, 32t है माइनस 8t³ 4 लिखा, 4 2 8 हो गया। तो अगर आप मुझे अलाउ करो तो मैं एक बार साथ साथ देख ही देता हूँ ना। तो वी कैन सी t इज इक्वल टू √16/3, तो ये कितना बन गया 4/√3। 4/√3 को लिख सकते हैं 4√3/3। 4/3 तो √3 कितना होता है 1.7। ठीक है ना, और 17 4 कितना होता है 68, 6.8/3 हो गया। तो दिस बिकम्स 2 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 3 करेगा 2.3 से। चलो ये e हो गया। एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dv/dt, दैट बिकम्स -12t। एग्री, माइनस ऑफ 12t आ गया, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 12 इंटू टी, टी इज 2.3। ये सॉल्व कर लीजिए, 12 3 36, 24 27, so it should be 27.6 with a negative sign. कितने मीटर पर सेकंड? Is there any option? Yes, B is the right answer in that case. तो ठीक था क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्कस करें। तो आपको सिर्फ ये देखना था, दे वांट यू टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी बिकम 0। तो पहले आप डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, राइट, वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, फिर वेलोसिटी को 0 पुट करके t फाइंड आउट करते हैं, 2.3 सेकंड आ जाता है। देन यू पुट a इज dv/dt, तो -12t जो था उसके अंदर आप t की वैल्यू पुट करते हैं, देन गेट्स यू द फाइनल आंसर, दैट इज माइनस ऑफ 27.6। ओके, नाउ आई मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 41. 41st is a point moves in a straight line so that its displacement in time t is given by x² is equal to t² plus 1. its acceleration is, तो देखो x प्रोवाइड किया हुआ है और a पूछ रहा है। आपके पास एक तरीका तो सीधा है कि आप क्या करो, x इज इक्वल टू t² plus 1 की पावर कर दो 1/2, स्क्वायर रूट कर दिया आपने। अब v फाइंड करने गए
तो v इज dx by dt। क्या करना है, पावर कम्स टू फ्रंट एंड पावर रिड्यूसेस बाय 1 और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, 2 से 2 हो गया कैंसिल। अब फर्दर क्या चाहिए इसे, एक्सेलरेशन। तो देखो v आ गया आपके पास, इसमें दो टर्म्स बन गई t और t स्क्वायर प्लस 1 पावर माइनस 1। अब एक्सेलरेशन के लिए वापस से आपको dv बाई dt सॉल्व करना पड़ेगा। याद करो, जब दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन होता है तो क्या करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1/2 है और साथ में t है, दो फंक्शंस आ गए ना। आप पहले एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लो, पावर कम्स टू फ्रंट, पावर रिड्यूसेस बाय 1, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। अभी तक मैंने t का कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ टी स्क्वायर प्लस 1 पावर माइनस 1/2 का डिफरेंशिएशन किया, पावर कम्स टू फ्रंट, पावर रिड्यूसेस बाय 1, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। साथ में लिख देता हूँ t प्लस, अब क्या करना है, इस टर्म को रखना है एज इट इज, टी स्क्वायर प्लस 1 पावर माइनस 1/2 और t का करना है डिफरेंशिएशन जो कि बन गया 1। तो ये बनना चाहिए आंसर। इन्होंने जो आंसर्स दिए वो x की फॉर्म में प्रोवाइड किए, तो मुझे x की फॉर्म में इसका कन्वर्जन करना पड़ेगा। देखते हैं x कितना है, x है टी स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/2। तो जहां जहां भी टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर है उसको मैं पॉजिटिव में लेके आता हूँ, माइनस ऑफ, ये देखिए 2t स्क्वायर था ना, अच्छा 2 फिर यहाँ कैंसिल करूंगा, ये बना टी स्क्वायर विद अ नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 1 पावर 3/2। ध्यान से देख ले प्लीज, जो ये वाली टर्म थी यहाँ से लेके यहाँ तक सारी टर्म थी, इस टर्म में मैंने क्या किया, माइनस साइन एज इट इज रखा, ये बन गया टी स्क्वायर, और इधर से देखना ये पावर नेगेटिव थी ना, नेगेटिव पावर को मैंने डिनोमिनेटर में पॉजिटिव कर दिया, तो दिस इज व्हाट आई थिंक। अब इधर देखें, प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/2, और टी स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/2 इज x। तो जब इसे लिखूंगा फर्दर, दिस बिकम्स इक्वल टू माइनस ऑफ टी स्क्वायर बाय, ये बन गया x क्यूब, प्लस ऑफ 1/x। तो अभी भी एक t की टर्म फंस गई इसमें, तो क्या करें, t की टर्म को हटाने के लिए क्या करें। हाँ, एक चीज मुझे समझ में आ रही है, यहां से देखना जरा, यहाँ से टी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सब्स्टिट्यूशन बन जाएगा, क्योंकि टी तो ऑप्शंस में है ही नहीं, तो टी तो हटाना पड़ेगा ना, वहां से मुझे क्लियर होता है कि हटाना। तो टी स्क्वायर बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पुट कर देते हैं। लेट्स सी, इसे आगे सॉल्व करते हुए, माइनस ऑफ एट द प्लेस टी स्क्वायर आई राइट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस 1/x। एलसीएम कंसिडर कर लेते हैं एक्स क्यूब बीइंग द एलसीएम। तो अगर एक्स क्यूब एलसीएम है तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से एज इट इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1, और इधर एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। So I can see x square gets cancelled and the answer should be 1 upon x cube. This should be the answer. Yeah, B should be the answer. 1 upon x cube. So काफी मेहनत करनी पड़ी, फिर से देखते हैं एक बार। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, एक्स बन गया टी स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/2। भाई मैं इसके बाद रिवाइज नहीं कराऊंगा, किसी बच्चे ने कुछ पूछना समझना है मेरे साथ साथ देखते जाइए, क्रिश यहाँ समझते जाओ। एक्स स्क्वायर कितना था, टी स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स कितना हो गया, मैंने अंडर रूट कर दिया दोनों तरफ, तो एक्स बन गया टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। ठीक है, यहाँ से आगे देखो, इसके बाद आपने x को डिफरेंशिएट करके v निकाला। v कैसे निकला, dx by dt। यहाँ पे पावर कम्स टू फ्रंट, पावर रिड्यूसेस बाय 1, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, जिससे भी क्या मिला, t इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 पावर माइनस 1/2, ये बन गया टर्म, यहाँ से लेके यहाँ। अब इस टर्म का डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन मिलने वाला है। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या किया, मैं इसको पूरा डाउट कर लेता हूँ। एक्सेलरेशन के लिए देखिए आपने क्या किया, आपने जब इसे डिफरेंशिएट किया तो पहले फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करते हुए आपने पावर आगे लिखी, तो माइनस 1/2, टी स्क्वायर प्लस 1 पावर एक डिक्रीज करनी थी, तो माइनस 3/2, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन दैट इज 2t, एंड दैट इज नाउ मल्टीप्लाइड विद t। ये स्टेप किसी को क्लियर नहीं है तो हैंड रेज करें। पावर कम्स टू फ्रंट, पावर रिड्यूसेस बाय 1,
हाँ क्रिश बोलो, क्या समझ में आया इसमें? सर थर्ड पार्ट में 2t कहाँ से आया सर मल्टीप्लाई में? इसकी बात कर रहे हो? इसकी बात, ये वाला स्टेप? हाँ हाँ ये सर इसका मतलब ये ये आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं है बेटा। देखो डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, जैसे पावर है ना 1/2, हाँ सर। पावर कम्स टू फ्रंट एंड पावर रिड्यूसेस बाय 1। 1/2 -1 कितना यस हो सर। गया? -1/2। और फिर जो अंदर है उसका भी डिफरेंशिएशन करना है, तो उसके डिफरेंशिएशन से टूटेंगे। ठीक है सर। तो अगर ये क्लियर नहीं है तो डिफरेंशिएशन वाला वीडियो एक बार प्लीज दोबारा ध्यान से देखना सर। ठीक है सर। 4 to 5 बैच में करवा भी रहा हूँ डिफरेंशिएशन। तो अब इधर देखें, इस स्टेप के बाद में मैं यहाँ तक आ चुका था। यही चीज जो क्रिश आपने यहाँ पूछी थी सेम रिपीट हुई है यहाँ पे। जब दोबारा से टी स्क्वायर प्लस 1 पावर -1/2 का डिफरेंशिएशन किया, तो -1/2 यानी पावर फ्रंट में आ गई, पावर एक रिड्यूस कर गई, इस बार -3/2 बन गई। फिर से अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 2t है, और ये जो सेकंड वाला t था सिंपली मल्टीप्लाई करता है, राइट? प्लस अब इस बार ये जो फर्स्ट टर्म थी वो एज इट इज, और सेकंड t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। अब इस टर्म में आपने रीअरेंजमेंट करना शुरू किया, 2 से 2 कैंसिल आउट किया, इधर टी स्क्वायर बन रहा था, तो माइनस साइन टी स्क्वायर डिवाइड बाय, ये -3/2 था तो डिवाइड बाय 3/2 हो गया, प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/2। हम जानते थे, यहाँ देख पा रहे थे कि टी स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/2 तो x है, तो इसीलिए जहाँ जहाँ ये बन पाया वहाँ पे x की टर्म आ गई। लेकिन फिर भी एक टी स्क्वायर परेशान कर रहा था, तो फर्स्ट इक्वेशन से मैंने टी स्क्वायर का x² -1 निकाला और यहाँ पुट कर दिया, सॉल्व करके आंसर आ गया 1/x। ये बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगभग हर अच्छी बुक में मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखा, लग रहा है ना टाइम क्वेश्चंस करने में? तो आप अगर ऐसा डिफाइन करोगे ना कि मैं तो फिजिक्स आधा घंटा ही करूंगा, 1 घंटा ही करूंगा, तो बात नहीं बनती। ऐसे होना चाहिए कि आज मुझे 20 क्वेश्चंस करने हैं फिजिक्स के, सो टाइम बाद में सोचेंगे। 42nd क्वेश्चन, x is equal to, and I know you can do this. It is all about the motivation from 2-3 factors. Number 1, सर जो पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है, चलो यार करने में मजा आ रहा है, लेट मी डू इट। मोटिवेशन नंबर 2, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, टाइम लग रहा है नहीं लग रहा है, आई हैव टू बिकम एन इंजीनियर और अ डॉक्टर और अ गुड पर्सन जिसको काफी सारी फिजिक्स अच्छे से आती है। Obviously that's a very strong motivation. And third motivation, your family must be doing certain sacrifices for you. Yes, at this moment you also have to play some responsibilities. One of those responsibilities is to do your work with full integrity. पूरी मेहनत से, पूरी हिम्मत से काम करना है और हर चीज का सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करनी है, तब जाके बात बनेगी। तो ऐसे करके ना मोटिवेशन के साथ काम करना बहुत जरूरी है। देखिए x इज इक्वल टू a e रेस टू द पावर -at प्लस b e रेस टू द पावर बीटा t। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं असाइनमेंट में पहले। ये x है, alpha beta a b are positive constant, the velocity of the particle will, they are asking about velocity, so v is equal to a तो एज इट इज रहने वाला है, e पावर -at का a है या अल्फा है, ये दिस शुड बी अल्फा। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या बनता है, माइनस अल्फा मल्टीप्लाई करेगा और e रेस टू माइनस अल्फा t एज इट इज रहेगा, प्लस b एज इट इज, बीटा मल्टीप्लाई करेगा e रेस टू द पावर बीटा t एज इट इज रहेगा। सो हो सकता है ये कुछ डिफरेंशिएशन सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स ने ना कर रखे हो सकता है कंपटीशन क्लासेस में करवाए हो, तो आप साथ साथ समझते जाएं। जो ये टर्म होती है e रेस टू द पावर at, इसे डिफरेंशिएट होने के बाद यानी d बाई dt के बाद ऐसे लिखा जाता है कि t का कोफिशिएंट आगे आ गया और ये टर्म एज इट इज आ गया, ऐसे लिखा था। तो माइनस अल्फा था तो माइनस अल्फा मल्टीप्लाई हो गया। अब इस टर्म को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, v इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा a अपॉन e रेस टू द पावर अल्फा t प्लस b बीटा e रेस टू द पावर बीटा t। सभी चीजें पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ पर। तो जस्ट लुक एट इट केयरफुली, जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाएंगे, टाइम बढ़ेगा तो ये डिनोमिनेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज करेगी, यानी जो वैल्यू नेगेटिव में है वो डिक्रीज करने वाली है। मानते हैं नेगेटिव वैल्यू इज गोइंग टू डिक्रीज। ठीक है, अब पॉजिटिव वाले को देखते हैं। यहाँ से क्लियर हो रहा है टी बढ़ेगा तो ये टर्म बढ़ेगी, यानी पूरी की पूरी टर्म बढ़ेगी, यानी पॉजिटिव टर्म इंक्रीज करेगी। तो टाइम बढ़ने के साथ नेगेटिव टर्म डिक्रीज करेगी, पॉजिटिव टर्म इंक्रीज करेगी, तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। तो 42nd में क्या क्या ऑप्शंस है,
go on decreasing with time, be independent of alpha beta, drop to 0 when alpha is equal to beta, go on increasing with time. So it go on increasing with time. So answer होना चाहिए increase. D option comes up to be. Next 43rd question. ये तो सबको आता होगा. Ratios of the distance traversed in successive intervals of time by a body falling from rest. तो Galileo's number of odd numbers 1, 3, 5, 7. तो इसको तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा. अगर एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया तो पहले एक सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में जो डिस्टेंस कवर्ड होता है 1357 के रेशियो में होता है. स्ट्रेट अवे मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 44. एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम शो किया हुआ 44th क्वेश्चन के अंदर. एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम है a वर्सेस t एंड इट इज लाइक दिस. स्ट्रेट लाइन है नीचे की तरफ. यहाँ पर 10 है इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर 11 है इन सेकेंड. ठीक है. और हमें क्या फाइंड करने को बोल रहा है? द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी. देखो भाई सीधी बात है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के एरिया से क्या मिलता है? पहले तुम मुझे को ये बता दे. हैंड रेज करो, बताओ व्हाट इज द एरिया ऑफ एटी ग्राफ गिव्स. हैंड रेज करें, बताएं व्हाट इज दिस गिव. कमान वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से डिस्प्लेसमेंट मिलती है और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के एरिया से क्या मिलता है? राघव आप आंसर करें. सर डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी. बहुत बढ़िया, शाबाश. एज ही सेज इट इज चेंज इन वेलोसिटी, राइट. चेंज इन वेलोसिटी मिलता है एटी ग्राफ के एरिया से. और यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम स्पीड. देखो इधर से यहाँ आते आते, इधर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते आते कहीं पर भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आई. ठीक है ना. इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते आते कहीं कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है. एरिया रिमेन्स पॉजिटिव, दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी इज पॉजिटिव, दैट मीन्स वेलोसिटी इंक्रीजेस. चेंज इन वेलोसिटी इज पॉजिटिव क्योंकि एरिया पॉजिटिव है. आई होप ये पॉइंट तो क्लियर है. सो ध्यान दें कितना एरिया है. एरिया की वैल्यू होती है हाफ बेस इंटू हाइट. हाफ 11 इंटू 10 तो मिल गया 55. यानी 55 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीज, जहां जो भी इनिशियल वेलोसिटी थी. इसने हमें कुछ भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं बताई. तो वी आर हेल्पलेस इन कंसीडरिंग इनिशियल वेलोसिटी एनी अदर एक्सेप्ट जीरो. तो इनिशियल वेलोसिटी को हमें जीरो ही कंसीडर करना पड़ेगा. तो उसके पॉइंट से आंसर आ गया जीरो. सोच के आंसर आ गया 55. दैट्स इट. बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि एटी ग्राफ के एरिया से चेंज इन वेलोसिटी मिलती है और इस केस में इनिशियल वेलोसिटी कुछ गिवन नहीं थे तो हमने जीरो कंसीडर करी. सीधा आंसर 55 आ गया. 45th क्वेश्चन. इट इज अबाउट कन्वर्टिंग एटी ग्राफ इनटू वीटी ग्राफ. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दें. एटी इनटू वीटी. एटी इनटू वीटी. तो क्या क्या समझा जाए? एटी ग्राफ क्या शो कर रहा है? व्हाट डज इट शो? इसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव. समझ सकते हैं 45th क्वेश्चन में एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग. समझ सकते हैं पॉजिटिव वैल्यू इज डिक्रीजिंग. ठीक है. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से ये मिलता है. स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन. क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो हमेशा स्लोप को पॉजिटिव रहना है. क्योंकि एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है तो स्लोप को डिक्रीज करना है. यानी slope remains positive but keeps on decreasing. देखो जरा ऑप्शन ए में स्लोप पॉजिटिव है बट डिक्रीज कर रहा है तो सही है, बस ये हो जाना चाहिए. सेकंड वाले को देखें तो स्लोप कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पॉसिबल नहीं है. थर्ड भी स्ट्रेट लाइन है, पॉसिबल नहीं है. और माय डियर अगर आप डी को देखें तो डी में क्या हो रहा है? वेलोसिटी का वीटी ग्राफ का जो स्लोप है ए वो पॉजिटिव है पर इंक्रीज कर रहा है. लेकिन होना क्या चाहिए? डिक्रीज. तो इतनी सी बात से क्लियर हो जाता है कि भाई स्लोप शुड बी पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग. तो इस टाइप का कुछ ग्राफ बनना चाहिए था जो कि ऑप्शन ए इज द राइट. ठीक है. आई होप ये क्लियर हुआ आपको. 46 क्वेश्चन.
46th इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम लगेगा ये क्वेश्चन करने में, मेरे साथ साथ देखते जाएं जरा। 46 कहता है a point moves with uniform acceleration, that means acceleration is constant. v1 v2 v3 denote the average velocities in the three successive intervals of time. Okay, successive intervals of time t1 t2 and t3. Got it. Which of the following relations is correct? इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा? सही है। मैं चाहने को तो इस क्वेश्चन को ग्राफ से भी ट्राई आउट कर सकता हूँ, आई कैन ट्राई विद द ग्राफ एज वेल, बट अभी मैं आपको थ्योरेटिकली कराता हूँ, देखते जाए मेरे साथ। Let us consider that the object started with initial velocity u with an acceleration a, and in time t1 its average velocity was v1. ठीक है, जब यहाँ पहुंचा होगा t टाइम के बाद तो वेलोसिटी कितनी बन चुकी होगी? ऐसे रेड से लिख देता हूँ, वेलोसिटी बन चुकी होगी u प्लस a t। ठीक है, इसके बाद फिर ये दोबारा से चलता है t2 टाइम तक, t2 टाइम तक, और इस ड्यूरेशन में इसकी एवरेज वेलोसिटी है v2। तो सोचो ये अगर इनिशियल काउंट हो रही है ये सेकंड पार्ट के लिए, तो यहाँ वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी? u प्लस ए टी वन तो ऑलरेडी थी, प्लस ए टी टू, तो u प्लस ए टी, ये बन गई वेलोसिटी यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद फिर से t3 टाइम चलता है और इसमें एवरेज वेलोसिटी है v3। तो अगर मैं यहाँ लिखने जाऊँ तो वेलोसिटी क्या बन जाएगी? u प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू, ये तो इस पार्ट के लिए बनी इनिशियल वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यानी प्लस ए टी थ्री। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है प्लीज, मैं एक बार खुद से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखते जाए ध्यान से। स्टार्टिंग विद u t1 टाइम तक a एक्सेलरेशन से चलता रहा, तो वेलोसिटी बढ़कर हो गई u प्लस ए टी वन, लेकिन एवरेज इसने खुद बता रखी है कि v1। फिर t2 टाइम और चलता है, तो उस पार्ट के लिए ये बन गई इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बन गई u प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू, इसके लिए एवरेज वेलोसिटी बन गई v2। यहाँ से फिर t3 टाइम तक चलता है, t3 तक चलता है तो दिस वेलोसिटी प्लस ए टी थ्री कर देंगे, तो ये बन गई फाइनल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी बन गई v3। चलो आगे देखते हैं। अब इसमें माय डियर v1 v2 v3 फाइंड करने का एक बड़ा आसान तरीका है। आपको पता है अगर वेलोसिटी u से v चेंज करे तो v एवरेज कितनी होती है? अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए, a कांस्टेंट है, तो इसका रिजल्ट डायरेक्टली याद होगा आप लोगों को, इट इज u प्लस v बाई टू। तो याद रखना बहुत अच्छे से, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो एवरेज वेलोसिटी सीधा इनिशियल प्लस फाइनल बाई टू हो जाती है। तो ये मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, देखते जाते हैं। फर्स्ट पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, v1 क्या बननी चाहिए? v1 इज इक्वल टू u प्लस ए टी वन बाई टू। ठीक है, ये बन गई v1। ऐसे ही v2 पे चलते हैं, v2 क्या होनी चाहिए? v2 भाई यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो दिस प्लस दिस बाई टू, जब इनको ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ u प्लस ट्वाइस ऑफ ए टी वन प्लस ए टी टू डिवाइडेड बाई टू। ऐसे ही v3 लिख लेते हैं, v3 इज इक्वल टू, v3 के लिए ये और ये जाएगा, दैट गिव्स यू फिर से 2u प्लस 2a t1 प्लस 2a t2 प्लस a t3। आपको लग रहा होगा बड़ा लंबा सा क्वेश्चन हो गया, बट हाँ है ऐसा, इसको करना ही पड़ता है, डिवाइड बाई टू। ठीक है, v1 v2 v3 आ गया। अब इसने ऑप्शन में देखो आपसे क्या पूछा है, v1 माइनस v2 चाहता है। एक बार यहाँ सॉल्व करके देखें भाई, v1 माइनस v2 क्या बनेगा? देखते हैं, v1 माइनस v2, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना है। 1/2 तो सब में है ही, तो 1/2 को मैं अलग कर देता हूँ। ये वाली टर्म में 2u था, 2u माइनस 2u, तो u की टर्म तो हट गई। a t1 माइनस 2a t1 इज माइनस a t1, और इधर से आ गया माइनस a t2, क्योंकि आपने v1 में से v2 को सेपरेट किया ना, तो ये वाली सारी टर्म कैसी हो गई? नेगेटिव हो गई। तो माइनस a t1 माइनस a t2 डिवाइड बाई टू आ गया। ओके, अब चाहता है v2 माइनस v3 करना,
v2 माइनस v3 इज इक्वल टू, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, आपको इसमें से ये टर्म सब्ट्रैक्ट करनी है। तो देखो 2u माइनस 2u कैंसिल हो गया, 2a कैंसिल हो गया, क्या बचा a t2 माइनस 2a t2, सो आई गेट माइनस a t2, और ये ऑटोमेटिकली माइनस हो गया माइनस a t3 और डिवाइड बाई 2 का फैक्टर। इसे अगर थोड़ा सा रीअरेंज करके सॉल्व करूं तो क्या मिलता है, देखो इसमें से माइक म्यूट करें प्लीज, इसमें से माइनस a/2 कॉमन निकल जाता है और मिलता है t1 प्लस t2, ठीक है, और यहां से देखिए माइनस a/2 कॉमन निकलता है और मिलता है t2 प्लस t3 प्लस t3। अब मुझे रेशियो कंसिडर करना है, एज आई कंसिडर द रेशियो it becomes v1 minus v2 upon v2 minus v3 is equal to, ये रेशियो आ जाएगा, that is t1 plus t2 divided by t2 plus t3, so that should be the answer, so b should be the answer for this question। तो थोड़ा सा अलग अजीब सा क्वेश्चन है, करना पड़ता है इस तरीके से, एक सेकंड देखिए फिर ध्यान से क्या हुआ, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u, एक बार पूरा समझा रहा हूँ, काइंडली पे अटेंशन ताकि आपको दोबारा ना पूछना पड़े। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, t1 टाइम में a एक्सेलरेशन से बढ़कर हो गई u प्लस a t1, बट u से इसके बीच में एवरेज वेलोसिटी है v1, तो मैंने लिख दिया v1 इज इक्वल टू u प्लस a t1 बाई 2। फिर यहाँ से लेके t2 टाइम तक फिर से सेम एक्सेलरेशन रहता है और वेलोसिटी बढ़ के हो जाती है ये वाली। फिर इसकी एवरेज निकालने के लिए आपने v2 सॉल्व किया, v2 की वैल्यू आ गई। ऐसे फिर t3 टाइम तक फिर से एक्सेलरेट होकर वैल्यू चेंज करती है वेलोसिटी की, फिर से आपने दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 किया, v3 आ गया। अब v1 माइनस v2 सॉल्व किया, v2 माइनस v3 सॉल्व किया और रेशियो कंसीडर कर दिया, दैट गेट्स यू दिस आंसर। मैं यहाँ एक बात बता देता हूँ आप लोगों को, आप में से बहुत सारे खूब एंजॉय करते होंगे जो क्वेश्चंस मैं करता हूँ। बेटा एक बात समझ लो, अगर ये क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट नहीं किए, पहली बात तो मेरे समझाने से पहले अटेम्प्ट होने चाहिए, किसी ने पहले नहीं भी कर रखे तो मेरे समझाने के बाद भी आपको कम से कम 2 बार ऐसे क्वेश्चन करके देखने पड़ेंगे, तब ये होगा कि हाँ सर करने लगे। तो एक बच्चा, नाम बताता हूँ, अवनीश, जो अब आईआईटी कानपुर से आईआईटी कर चुका है और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा है। जब मैंने उसको अपने नेक्स्ट ईयर के बच्चों से इंटरेक्ट करवाया तो उसका कहना सीधा सीधा ये था कि सर शुरू में मुझे 70% क्वेश्चंस में डाउट आता था। तो अगर आप में से कोई इस चीज को लेके थोड़ा सा भी डीमोटिवेट होता है कि यार ये तो क्वेश्चंस होते ही नहीं है, तो बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। एक बच्चा जिसका आईआईटी कानपुर में एडमिशन हुआ है उसको 70% क्वेश्चंस में डाउट आता था, लेकिन वो डाउट्स लेता था। आई एम मेकिंग श्योर कि मैं जो आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ सारी की सारी करवा रहा हूँ, व्हाट एल्स डू यू वांट। पर मुझे आपसे चाहिए कि ये जो क्वेश्चंस हैं जो अटकते हैं, इन क्वेश्चंस पे आप स्टार मार्क करो और इन क्वेश्चंस को 2-2 3-3 बार करो, तब तक करो जब तक कि कोई आपसे पूछ रहा फटाफट करके ना दिखा पाओ। आ रही बात समझे? दैट वुड बी क्रैमिंग, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। अभी हमें कॉम्प्रिहेंशन ही नहीं हो पाती क्वेश्चन पूछा क्या है। तो इसलिए ये एक आम सी बात है, सब बच्चों के लिए आम है, आपके लिए कोई अलग नहीं है। इसके बेसिस पे ऐसा डिसीजन मत लो कि मुझसे कंपटीशन नहीं हो रहा या फिर करने में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, सबको आती है, ठीक है। अब बल्कि मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि जैसे लॉकडाउन काफी रिलैक्स्ड है, जिन बच्चों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है आप मुझे फोन कर लें, मैं आपको कुछ टाइम देके और सेंटर पे एक एक दो करके बुलाना शुरू कर दूंगा, आपके जो हेल्प कर सकता हूँ हेल्प करनी शुरू कर दूंगा, ठीक है। बट ये बात अभी ज्यादा बाहर किसी को मत कहना कि सर ने कहा कि वो बुलाएंगे, क्योंकि मीडिया वाले इसको बहुत अलग तरीके से लेते हैं। मैं कोई किसी लालच में तो कर नहीं रहा हूँ, और अगर आप बोलेंगे 4-5 लोगों को और बाहर पता लगेगा तो परेशानी क्रिएट आप ही के लिए होगी, ठीक है। ये 46 क्वेश्चंस थे जो अरे बाप रे, आज मुश्किल कितना टाइम बचा, 60। तो ये क्वेश्चंस जो मैंने आपको करवाए सारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। मैं क्विक रिवीजन लूं क्या इसकी, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लगा, t प्लस 5 पावर माइनस 1, पावर कम्स टू फ्रंट, पावर रिड्यूसेस बाय 1 और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। क्रिश आपको इसमें प्रॉब्लम थी तो प्लीज ठीक कर लेना, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। फिर एक्सेलरेशन निकालने के लिए दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ा, दोबारा में क्या हुआ देखो, फिर से पावर कम्स टू फ्रंट, पावर रिड्यूसेस बाय 1 और फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है, फिर से अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। तो ये आंसर है, इस तरह से कन्वर्ट करना पड़ा। एक्स वाला आंसर मैच नहीं कर रहा था तो v की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या देगा,
कि भाई v में तो यहाँ पावर -2 रिक्वायर्ड होती है, तो ठीक है हमने -2 करके और 3/2 कर दिया, दैट गिव्स मी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी हाइट से v वेलोसिटी से थ्रो किया गया, ऊपर जाके नीचे आना है इसमें, तो टोटल टाइम कितना लगा। मैंने आपको दो मेथड्स बताए कि एक तो सीधा सीधा भाई नीचे आना है, डाउनवर्ड को पॉजिटिव कंसीडर कर लो, डिस्प्लेसमेंट h हो गई, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, एक्सेलरेशन +g हो गया। आपने इक्वेशन में पुट किया और अपने 10th के स्किल्स को यूज किया जो आपने मैथ्स में डेवलप किए थे, t = -b + -√b² - 4ac/2 दैट हेल्प्स मी सॉल्व द क्वेश्चन। दूसरा तरीका एक मैंने समझाया जिसमें आई ट्राई टू डेवलप अ न्यू स्किल कि भाई 11th के पढ़ने से बात समझ में आनी चाहिए, यहाँ से जो ऊपर जाएगा तो कितनी हाइट लेगा v²/2g, अच्छा, और ऊपर जाने में टाइम कितना लेगा v/g। अब जो ऊपर से नीचे आना तो टोटल हाइट कितनी हो गई h + v²/2g। किसी हाइट से नीचे आने का टाइम क्या होता है √2h/g, उठा के उससे सॉल्व। तो मर्जी आपकी, आपको जो मेथड अच्छा लगे, आसान लगे आप उससे। फिजिक्स को आसान मेथड से करो, मुश्किल से नहीं करो, आपको अच्छा लगना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अब x = 2 + t - 3t² हो गया। अब 0 से 1 में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकाला था, तो डिस्प्लेसमेंट में तो कोई खास बात है ही नहीं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, आ गया आंसर। लेकिन माय डियर जब डिस्टेंस निकालना होता है ना तो सोचना पड़ता है कि कहीं ये रिवर्सल ना कर दे। उसके लिए आप चेक करते हो, वेलोसिटी निकाली, उसको 0 पुट किया, अरे ये तो 1/6 सेकंड पे रिवर्सल कर रहा है, तो इसका मतलब डिस्टेंस कवर्ड कंपैरेटिवली डिफरेंट आएगा। उसके लिए मैंने यहाँ पे 2-3 चीजें आपसे डिस्कस करी थी, वो आप कर सकते हो। जो एक मुझे काफी आसान लगा वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, कि भाई ए भी निकाल लिया जाए कि यहाँ से कितना आगे गया था उतना ही वापस आएगा, फिर इधर 2 जाएगा। तो ए से बी के लिए आपने x at 1/6 माइनस x at 0 को सॉल्व किया, जो कि 1/12 आ गया। तो 1/12 जाना, 1/12 आना, 1/6 हो गया, +2, ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, 1 सेकंड में, मतलब सॉरी, फर्स्ट 1 मीटर में कितना टाइम लगा और सेकंड 1 मीटर में कितना टाइम लगा, उसका रेशियो निकालना। टाइम टेकन √2h/g होता है, तो एक का टाइम। अब दूसरे का टाइम निकालने के मैंने पूरा 2 मीटर का टाइम निकाल के उसमें से 1 मीटर का सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो दैट 2 मीटर टाइम इज √2h/g, उससे सब्ट्रैक्ट किया तो √2/g, √2 - 1 हो गया। आपने रेशियो कंसीडर किया तो आपका आंसर 1 + √2। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाया कि x प्रोपोर्शनल t⁴ है तो रेस्ट है, 1 है तो यूनिफॉर्म मोशन है, स्क्वायर है तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, और क्यूब आ जाएगा तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा, यानी एक्सेलरेशन चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे इक्वेशंस थी, मैं देख पा रहा था, जस्ट मैं लुकिंग एट इट कि t² प्रोपोर्शनल टू x शो कर रहा है, यानी x प्रोपोर्शनल टू t², यानी इट शुड बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में x बताया, x से v निकाला, v को 0 पुट करना था और उस टाइम पे एक्सेलरेशन बताना था। तो एक तो आपने इसको डिफरेंशिएट करके a निकाल लिया, आ गया a, ये आ गया, और फिर v को 0 पुट करके टाइम निकाला, उस टाइम को उठा के पुट कर दिया, उससे आपकी फाइनल a की वैल्यू जो उन्होंने पूछी थी वो सॉल्व हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि आपके डाउट्स रहे थे, 41st क्वेश्चन कि x² = t² + 1 प्रोवाइडेड था, x² = t² + 1 प्रोवाइडेड था, तो आपने x = t² + 1 पावर 1/2 किया, एक बार डिफरेंशिएट किया, v आ गया, उसमें दो फंक्शंस बन गए, t² + t और t, इसीलिए आपको u * v का मेथड लगाना पड़ा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट एज इट इज, जिससे ऐसी टर्म मिल गई। अब इसमें t² फिर परेशान कर रहा था, उसको उठा के सब्स्टिट्यूट किया फर्स्ट इक्वेशन से, इससे तो फर्दर सॉल्व हो गया। तो मैंने बताया ये इस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं, थोड़ा सोचना पड़ता है। ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी भी कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या अंडरस्टैंड किया कि x की वैल्यू गिवन थी। अब हर बच्चे को ये पता होना चाहिए कि जो e⁴at है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁴at एज इट इज रहता है और a बाहर मल्टीप्लाई करता है। तो इससे जो टर्म मिल रही थी मुझे, -α(a⁻⁴t b β e⁻βt, सॉल्व किया और अल्टीमेटली मैं देख पाया कि नेगेटिव टर्म टाइम के साथ कम हो रही है, पॉजिटिव टर्म बढ़ती जा रही है, तो v कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसमें v80 ग्राफ दे रखा था और मैक्सिमम स्पीड पूछ रखी थी। 80 ग्राफ के एरिया से चेंज इन स्पीड मिलता है, चेंज इन वेलोसिटी को बराबर मिलता है, तो हमने इसका एरिया जो निकाला दैट केम आउट टू 55, और शुरू के बारे में वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं बता रखा था, तो हमने इसको 0 मान लिया, तो इंक्रीज 55 का आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 ग्राफ दे रखा है, उसके बेस पे बीटी ग्राफ बनाना है। मैं देखता हूँ एक्सेलरेशन रिमेन्स पॉजिटिव, टी एक्सिस से नीचे तो नहीं गया ना, so a remains positive but keeps on decreasing, so slope of BT graph should remain positive but keep on decreasing, so positive but keep on decreasing। ठीक है, नेक्स्ट फिर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कंपैरेटिवली लंबा था, मैंने अभी भी समझाया आप लोगों को कि कैसे आप वेलोसिटी से एवरेज निकाल सकते हो।
ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो आप इस तरीके से एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो u plus v by 2. दैट हेल्प्स मी इन दिस क्वेश्चन. और क्या था? बस लास्ट क्वेश्चन ये था. दैट्स इट. आई होप आज की क्लास में आपको कुछ चीजें रिवाइज हो गई, कुछ किसी किसी को नई समझने को मिली. एंड माय सिंसियर रिक्वेस्ट इज गो एंड डू दिस अगेन. कोई डाउट है तो कल फिर से पूछो. तो देखता हूँ कल या मैक्सिमम परसों तक मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस करवा पाऊंगा, और ये करने के बाद ही मैं आपका 2-3 दिन का ऑफ करूंगा. ठीक है, किसी को कुछ कहना है तो वो अब कह सकता है.